प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोग का स्वागत है ड्रीम क्लासेस पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीव विज्ञान यानी कोशिका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसका जो PYQ क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा चेक कर देंगे। ठीक, अति महत्वपूर्ण सवाल है जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, PYQ है सब। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो किसने दिया था? पहला ऑप्शनल है फ्लेमिंग, लोवेनहॉक, सी में रॉबर्ट हुक, डी में ब्राउन। चलिए बताइएगा कौन हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर जो होगा, बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। ठीक, ये जो सेल की खोज की थी मृत कोशिका थी। क्या थी? रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की वो मृत कोशिका थी। अब मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी ये खोज? थी ये खोज हुई थी आपका 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। ठीक, अब हम जानते हैं सेल। सेल क्या है? तो हम जानते हैं जीव की एक छोटी संरचनात्मक इकाई है सेल जो है। और सेल के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, यानी कोशिका विज्ञान बोलते हैं। थोड़ा सा हम बात करते हैं लुवेनहॉक। तो लुवेनहॉक क्या है? तो इन्होंने खोज की थी जीवित कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज लुवेनहॉक ने की। कब? तो 1674 ईस्वी में। कब की थी? 1674 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? बोलता है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। पहला क्या है? कोशिकाओं का आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। सी में क्या है? सी में प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। और डी में सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका होती है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा आपका, बताइए जल्दी। चलिए देखिए ए होगा, बी सी डी ऑप्शन। चलिए बताइए कौन सा होगा। चलिए हम बताते हैं इसमें क्या होगा, डी। देखिए हम जानते हैं उत्तक जो होते हैं सभी एक प्रकार की उत्तक कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या है? सही नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा डी होगा। अगला चलते हैं 3 नंबर में। क्या है? बोलता है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका। बताइएगा निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन है? ए में है माइक्रोप्लाज्मा, बी में है अमीबा, सी में है श्वेत रक्त कणिका और डी में है लाल रक्त कणिका। चलिए बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए बताइए। तो हम जानते हैं सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा हमारा? माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है, माइक्रोप्लाज्मा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? जीव द्रव्य। जो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला ऑप्शन है आपका डार्विन, बी में है पुरकिंजे, सी में क्या? जॉन रे और डी में है हेरिचन्स। बताइएगा डी में क्या है? हेचिंस। चलिए बताइए जल्दी क्या होगा हमारा आंसर इसमें। हमारा आंसर क्या होगा? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक, पुरकिंजे ने सबसे पहले क्या किया था? जीव द्रव्य की शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है ना। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है? जीव द्रव्य का जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार। यह कथन किसने कहा? ए में हेनरी, बी में लैमार्क, सी में हैक्सले, डी में क्या है? ट्रेविनेरस। चलिए बताइएगा क्या है हमारा इसमें ऑप्शन में आंसर कौन होगा, बताइए जल्दी। हमारा जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? हैक्सले। हैक्सले ने क्या कहा था? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, कोशिका का जीवित अंश कोई जीवित ये क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। और यह किससे बना होता है? यानी जीव द्रव्य किससे बना होता है? ए में क्या है? केवल कोशिका द्रव्य से, बी में या कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, या सी में केवल केंद्रक द्रव्य से, या डी क्या आपका? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। चलिए बताइए हमारा आंसर इसमें क्या होगा, जल्दी बताइएगा। चलिए हमारा जो इसमें आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ये जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से भी मिलकर बनी होती है। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें डी होगा। क्या हो जाएगा? डी। 6 का क्या होगा? डी। 7 में चलते हैं। 7 में क्या बोलता है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? चलिए बताइएगा। ए में क्या है? राइबोसोम, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में सेंट्रोमियर और डी में क्या है? सेंट्रियोल। चलिए बताइएगा इसमें हमारा आंसर क्या होगा? कौन सी जो रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति से विभेदित करती है? चलिए बताइएगा जल्दी।
इसमें जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सेंट्रियोल। क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल। ऑप्शनल डी। 7 का क्या होगा, डी। चलिए 7 का क्या हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांक है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। ए में आपका गुणसूत्र, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में प्लास्टिड, डी में गोल्जी का है। चलिए बताइएगा कौन है सबसे बड़ा कोशिकांक। तो बताइए हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो होगा इसमें हमारा आंसर सी हो जाएगा, प्लास्टिड। जो किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। चलिए ठीक है, प्लास्टिड जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, बोलता है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। ए में है कोशिका झिल्ली, बी में कोशिका भित्ति, सी में टोनोप्लास्ट और डी में अंतःप्रादिविक जलिका। चलिए बताइए, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हो जाएगा, ठीक है ना, अंतःप्रादिविक जलिका है जो। चलिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें हमारा आंसर होगा यानी कोशिका, पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण है किस चीज का बना होता है, तो ये जो आवरण कहलाता है हमारा कोशिका भित्ति यानी बी। ए जो है ये जंतु कोशिका में होता है, क्या चीज में होता है, जंतु कोशिका में, ठीक है ना, जंतु कोशिका में ये होता है, ठीक है। चलिए कोशिका भित्ति। आगे चलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या ये राइबोसोम जो राजधानी के चारों एक झिल्ली होती है इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे हम चलते हैं, इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना। हमारा जो इसमें आंसर होगा, हमारा आंसर जाएगा क्या, बी होगा हमारा आंसर, इसमें हमारा आंसर बी होगा, ठीक। आगे चलते हैं 10 में। 10 में क्या बोलता, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, ए में परागमय, बी में अर्धपारगमय, या सी में चयनात्मक परागमय या अपरागमय। चलिए बताइएगा क्या होती है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो हमारा परागमय होती है। क्या होती है, परागमय, ठीक है ना। ये जो होती है कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगमय। कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगमय, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, बोलता है निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक एक घटक है। तो ए में क्या है, मैग्नीज, बी में पोटेशियम, सी में आपका फॉस्फोरस और डी में है कैल्शियम। चलिए आंसर बताइए कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा होगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम। कौन सा हो जाएगा, डी। आंसर इसका क्या होगा 11 का डी, कैल्शियम जो पाई जाती है, ठीक है। कैल्शियम पाई जाती है पौधों की कोशिका भित्ति में एक संरचनात्मक घटक है, ठीक। आगे चलते हैं, बोलता निम्नलिखित में से 12 में क्या, निम्नलिखित में से कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। निश्चित आकार प्रदान कौन करता है बताइएगा। ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में राइबोसोम, सी में झिल्ली, डी में नाभिक। क्वेश्चन क्या है, बोलता कोशिकाओं में निश्चित आकार प्रदान करता है कौन, बताइएगा। चलिए ऑप्शन जल्दी बताइएगा कौन होगा, ए बी सी डी, जल्दी। आपका जो 12 का होगा क्या हो जाएगा, सी, झिल्ली। झिल्ली जो है कोशिकाओं को निश्चित आकार प्रदान करती है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है ये आपका प्रोटीन संश्लेषण करना काम करता है। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा क्या हो जाएगा, झिल्ली। क्या होगा, झिल्ली। 12 का आंसर हो जाएगा झिल्ली। आगे चलते हैं 13 में क्या है, बोलता है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, कौन सा है, तो कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तियां। रिक्तियां यानी रसधानी, क्या है ये रसधानी है, ठीक है ना, रसधानी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रसधानी, ठीक। आगे क्या है, उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन होगा इसका आंसर, कौन सा कोशिकांग है जो केवल क्या पादप कोशिका में पाई जाती है, ए बी सी डी, यानी इसमें ऑप्शनल दिया हुआ है, बताइए कौन होगा। इसमें हमारा आंसर कौन होगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सभी जो है हमारे कोशिका किसमें, सभी पाई जाती है। सभी पाई जाती है किसमें, पादप कोशिका में। सभी पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया। 14 में क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बताइएगा। ए में क्या है, अल्टमैन, बी में डी डुबे, सी में प्लाडे या टी बोबरी। चलिए बताइएगा डी में क्या, टी बोबरी, बताइएगा कौन होगा हमारा आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, हमारा आंसर जो इसमें होगा अल्टमैन। क्या हो जाएगा, अल्टमैन। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्टस भी कहा था। क्या कहा था, बायोब्लास्टस भी कहा था अल्टमैन, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्टस भी कहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 15। बोलता है कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहा जाता है, बताइएगा। कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहते हैं, बताइए। कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहते हैं।
ए में है गोल्जी काय, बी में न्यूक्लियस, सी में है राइबोसोम और डी में माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस क्या बोलते हैं? पावर हाउस। बताइए पावर हाउस कौन है कोशिका का? सेल का पावर हाउस। चलिए बताइए हमारा इसमें कौन सा ऑप्शनल होगा 15 का? इसमें जाएगा 15 का डी। क्या हो जाएगा 15 का डी। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम लोग पावर हाउस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काम नहीं होगा? चलिए बताइएगा। ए में क्या है? भोजन का अपकरण, फिर क्या है? भोजन का ऑक्सीकरण, सी में भोजन का पाचन और डी में भोजन का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 16 को बताइएगा जल्दी। क्या होगा? भोजन का क्या होगा? भोजन का अपकरण, ऑक्सीकरण, पाचन, अवशोषण। क्या होगा 16 का आंसर हमारा? इसमें क्या हो? अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण काम क्या कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है, हमारा आंसर जो होगा इसमें बी। ठीक, 16 का क्या हो जाएगा? बी। 16 का आंसर बी। 17 में चलते हैं आगे। 17 में बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है। क्या कहलाता है? भीतरी बलन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहलाता है? ए में क्रिस्टी, बी में ऑक्सीसोम्स, सी में मैट्रिक्स और डी में आपका है माइक्रोसोम्स। चलिए बताइएगा कौन सा आंसर होगा इसमें? 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर बताइए। 17 का आंसर जो होगा हमारा क्या? 17 का आंसर क्रिस्टी। क्या हो जाएगा? क्रिस्टी। जो भीतरी बलन होगा माइटोकॉन्ड्रिया का वो हमारा क्रिस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? इसमें बताना है किसमें नहीं पाया जाता है। ए में ईस्ट, बी में कवक, सी में जीवाणु या फिर हरे शैवाल। किसमें नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया? चलिए 18 का ऑप्शन जल्दी बताइएगा। क्या हो जाएगा इसमें? किसमें नहीं पाया जाता है? तो बताना है क्या होगा हमारा आंसर? जीवाणु में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे चलते हैं 19 में चलते हैं। 19 में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? किसमें मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी जो संश्लेषण किसमें होती है? मतलब ये भाग की अभिक्रियाएं एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया किस भाग में होती है? ए में है बाह्य झिल्ली, ठीक है, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए, सी में है आपका आंतरिक झिल्ली और डी में है मैट्रिक्स। चलिए बताइएगा किसमें होती है सब एटीपी संश्लेषण कार्य किसमें होता है? चलिए बताइएगा किसमें होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शनल क्या होगा आंसर? बताइए जल्दी। 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर जो होगा हमारा सी, आंतरिक झिल्ली में। किसमें होता है? आंतरिक झिल्ली में ये एटीपी संश्लेषणकारी जो अभिक्रियाएं होती है रासायनिक अभिक्रियाएं ये हमारा आंतरिक झिल्ली में होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20 में क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए होता है? मतलब डीएनए किस में पाया जाता है? ए में आपका गोल्जी उपकरण, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में लाइसोसोम और डी में अंतर्द्रव्य जालिका। चलिए बताइएगा डीएनए किस में पाया जाता है? हमारा ऑप्शन कौन होगा? ए, बी, सी, डी। चलिए बताइए कौन आंसर होगा? हमारा जो ऑप्शनल होगा वो हमारा है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए जो पाई जाती है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं संपादित मतलब नहीं होता है? तो कौन सा कार्य नहीं होगा अगर जो कोशिका में राइबोसोम नहीं हो तो? ए में है श्वसन, बी में उत्सर्जन, सी में प्रोटीन संश्लेषण और डी में है आपका कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। चलिए बताइएगा राइबोसोम किस चीज को संश्लेषण करते हैं? संश्लेषण का कार्य होगा किस में होगा? चलिए बताइए। हम जानते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी प्रोटीन संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम को हम जानते हैं क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है और इनका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? बोलता कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? अभी इसके बारे में चर्चा किए थे ना, कहाँ होता है? ए में क्या है? गोल्जी का है, बी में राइबोसोम, सी में माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर सेंट्रोसोम में, डी में क्या है? सेंट्रोसोम। चलिए बताइए, आप ही बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभी तुरंत हम बताए थे इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। आगे चलते हैं 23 में बोलता है कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन सखित झिल्लीदार और
अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? क्या कहलाता है? ए में गोल्जी काय, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में राइबोसोम या डी में अंतःप्रादिवी जलिका? क्या कहलाएगा बताइए जल्दी। कोशिका द्रव में उपस्थित क्या? महीन सखित जलीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाएगा? चलिए बताइए जल्दी। ये जो कहलाएगा अंतःप्रादवी जलिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतःप्रादवी जलिका कहलाएगा। ठीक है, और इसके बारे में तो हम चर्चा कर ही लिए। यहाँ क्या निर्माण होता है तो हम जानते हैं प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस, यानी यहाँ से ऊर्जा निकलता है। ठीक है ना, मिलता है हम लोग को कोशिका को। ठीक है ना, पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और प्रोटीन का फैक्ट्री, ठीक है ना, प्रोटीन का फैक्ट्री तो कहाँ से? तो राइबोसोम से। हमारा जो आंसर इसमें वो क्या होगा? डी। क्या हो जाएगा? डी जो होगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं 24 में। 24 क्या बोलता है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल। प्रोटीन कहाँ बनती है? लाइसोसोम में या राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में या गोल्जी काय में? अभी जस्ट ही हम बताए थे। चलिए बताइए, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं इसके क्या चीज के प्रोटीन के बारे में। हमारा इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम में क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। आगे चलते हैं 25 में। बोलता कोशिका शोषण का सक्रिय स्थल। फिर से वही आगे क्वेश्चन उसी टाइप का है। सक्रिय स्थल कौन सा है जहाँ प्रोटीन कोशिका शोषण का? बताइए कोशिका शोषण का कौन सा हो जाएगा? ए में गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? इसका आंसर आप ही बताइए चलिए 25 का। 25 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। शोषण। शोषण कहाँ होता है? तो शोषण हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। क्या ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं मुख्यतः? तो बताइएगा। ए में क्या है? जड़ों की कोशिकाओं में, या फिर तनों की कोशिकाओं में, या फिर पत्तियों की कोशिकाओं में, या फिर फूलों की कोशिकाओं में? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमारा जो आंसर होगा 26 का कौन सा होगा? 26 का आंसर जो होगा हमारा ऑप्शनल ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शनल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शनल ए। किसमें पाई जाती है? तो जड़ों की कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। 27 में क्या बोलता? फूलों और बीजों का विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। बताइएगा फूल और बीज में आकर्षक रंग प्रदान कौन करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, बी में क्रोमोप्लास्ट, सी में क्लोरोप्लास्ट या डी में टोनोप्लास्ट? चलिए बताइए कौन सा करते हैं? कौन सा? तो बताइएगा कौन है जल्दी। जो रंग प्रदान करते हैं वो हमारा है क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट। अभी हम बताए थे ल्यूकोप्लास्ट किस में? तो ये जड़ में, पौधों के जड़ में पाई जाती है। ठीक है ना, ये जो है एक पत्ती में पाई जाती है। क्या है? पत्ती, पौधों की पत्ती में पाया जाने वाला है। और टोनोप्लास्ट क्या है? रसधानी जो होती है, रसधानी से घिरी हुई एक झिल्ली है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा क्या? हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। हमारा आंसर ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्रोमोप्लास्ट। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है 28 में, बोलता है पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। अभी हम बताए थे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। 28 का ए में है क्रोमोप्लास्ट, बी में क्लोरोप्लास्ट और पत्तियों में सी में ल्यूकोप्लास्ट और डी में है टोनोप्लास्ट। चलिए बताइए पत्तियों में हरा रंग कौन प्रदान करता है? 28 का आंसर बताइएगा कौन? अभी हम बताए थे क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों में रंग प्रदान करता है। 29 में क्या है? बोलता है कोशिका की आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइड बेग किसे कहते हैं? ए में है लाइसोसोम, बी में राइबोसोम, सी में न्यूक्लियोसोम या डी में गोल्जी काय? चलिए बताइएगा किस में होगा। चलिए हमारा आंसर क्या होगा? 29 का आंसर दीजिए जल्दी। कौन सा होगा 29 का आंसर? इसमें जो आंसर होगा क्या होगा? ये लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अब प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोलेंगे? तो राइबोसोम को बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 में बोलता है लाइबोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। तो जीव लाइसोसोम में जो द्रव्य पाए जाते हैं, इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
जो द्रव्य पाई जाती है, इसी कारण लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। तो कौन सा द्रव्य है? ए में आपका है सेल सैम्प या साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म या हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम। किस एंजाइम के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, मतलब इसका मतलब हो गया। चलिए इसमें जो हमारा आंसर होगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। हाइड्रोलैक्टिक अम्ल एंजाइम जो होता है, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाई जाती है लाइसोसोम में, इसी कारण क्या होता है, सभी चीज़ को नष्ट कर देती है, अपने आप घुला देती है। चलिए बोलता है 31 में क्या है, बोलता है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ, यानी 80 मतलब 80% से अधिक पाया जाने वाला कोशिका कौन, मतलब किस में पाया जाता है कोशिका? 80% ज़्यादा प्रोटीन में, या फिर बी में चर्बी है, सी में खनिज है, या जल, किस में ज़्यादा पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी ये। चलिए बताइएगा, सब जो है PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसमें जो हमारा आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे चलते हैं। 31 में क्या है? 31 में बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम संग्रहक की तरह कार्य करती है? चलिए पाचक संग्रहक एंजाइम की तरह कौन सा कोशिकांग काम करती है? डेस्मोसोम, बी में राइबोसोम, धानी यानी रसधानी सी में है, और डी में आपका हो जाएगा लाइसोसोम। चलिए 32 का आंसर दीजिए जल्दी। चलिए 32 का आंसर जल्दी दीजिए। कौन सा होगा 32 का आंसर? जल्दी जल्दी। क्या होगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी एंजाइम जो होता है कोशिका का मुख्य रूप का पाचक रूप से कौन काम करता है? लाइसोसोम। अभी कुछ देर पहले इसका क्वेश्चन हुआ था। चलिए पिछला वाला क्वेश्चन में देखे थे हम लोग। अब आगे क्या है, बोलता है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशुओं कोशिका में अंतर पाया जाता है? देखिएगा किसकी उपस्थिति के कारण। ए में क्लोरोप्लास्ट है, बी में कोशिका भित्ति है, और सी में आपका कोशिका कला है, और डी में केंद्रक है। क्या है? डी में केंद्रक। चलिए आगे बताइए क्या होगा इसका आंसर? 33 का आंसर जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शनल होगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शनल होगा? चलिए देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर प्राप्त होगा कौन होगा? हमारा कोशिका भित्ति। हम जानते हैं पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। केवल जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है? जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और जबकि पादप कोशिका में झिल्ली और भित्ति दोनों पाई जाती है। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। 34 में क्या है, बोलता है गोल्जिका का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जिका का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन, या फिर कोशिका विभाजन शुरू करना, या फिर पाचक रस उत्पन्न करना, या फिर स्त्रावी? चलिए बताइएगा गोल्जिका का प्रमुख कार्य बताइए क्या होगा? गोल्जिका का प्रमुख कार्य जो होगा हमारा आंसर डी होगा। क्या होगा? डी, स्त्रावी। इसका मुख्य काम है स्त्रावी यानी संगारना, संग्रहण करना। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। बोलता है कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का रसोई घर आप लोग को पता होगा। पौधों का रसोई घर किसे बोलते हैं? पत्ती को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पत्ती को। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है कोशिका का रसोई घर। तो इसमें ए में क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, बी में क्रोमोप्लास्ट, सी में रिक्तिका यानी रसधानी बोलते रिक्तिका को, और ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे बोलिए क्या होगा इसमें आंसर? 35 का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। आपका इसमें हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ये क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? पौधे का रसोई घर। पौधे का रसोई घर क्या कहलाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहलाएगा? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शनल डी। ऑप्शनल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शनल डी। चलते हैं 36 में। बोलता है निम्न में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रादवी जलिका द्वारा संपन्न नहीं होती है? कौन सा कार्य संपन्न नहीं होती है? चलिए आगे बताइए। ए में द्रव्यों का विमान, बी में प्रोटीन का संश्लेषण, या फिर क्या स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण, या लिपिड का संश्लेषण? 36 का आंसर दीजिए जल्दी। 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर बताइए। प्रोटीन का संश्लेषण। क्या प्रोटीन का संश्लेषण चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका द्वारा अगर जो संपन्न नहीं होता है तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। इसमें आंसर जो होगा हमारा बी होगा। क्या हो जाएगा? बी। 37 में चलते हैं। 37 में क्या, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? बताना। जंतु कोशिका में नहीं होता है उपस्थित, कौन सा कोशिकांक है? तो लवक, बी में आपका गोल्जिका है, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में अंतःप्रादवी जलिका। क्या हो जाएगा? अंतःप्रादवी जलिका। जालक दे लेगा, ठीक है कोई बात नहीं, जालक भी होता है। चलिए बताइए कौन सा होता है?
तो उपस्थित नहीं रहेगा हमारा लवक। लवक किस में होता है? तो लवक होता है पादप कोशिका में, आपको पता होना चाहिए। और लवक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? 3 प्रकार के, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है ना, ये सब जो भी बताए थे। चलिए आगे, डी में 38 में क्या है? लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। लाइसोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण या फिर प्रोसेसिंग या पैकिंग या अंत कोशिका का पाचन या वसा का संश्लेषण। चलिए 38 का जल्दी बताइए, 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका, अंत कोशिकाओं का पाचन में या वसा संश्लेषण में या प्रोटीन संश्लेषण में या प्रोसेसिंग या पैकेजिंग में। चलिए बताइए कौन सा होगा 38 का आंसर? 38 का जो आंसर होगा हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी अंत कोशिका का पाचन का कार्य करती है लाइसोसोम, ठीक है ना। अंत कोशिका का पाचन काम कौन करती है? तो लाइसोसोम। आगे चलते हैं, 39 बोलता है डीएनए के द्विकील्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए के द्विकील्स प्रारूप किसने? वाटसन एवं ग्रीक या फिशर एवं हाल्डनी ने या लैमार्क तथा डार्विन ने या फिर हायोगो या डिब्रिज ने। चलिए बताइए इसमें आंसर कौन होगा हमारा? ऑप्शनल बताइए 39 का ऑप्शनल। 39 का जो ऑप्शनल होगा वो हमारा कौन सा होगा? वाटसन एवं ग्रीक, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, 39 का ए। चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत हो रहा है बताइएगा जरूर। 40 में क्या है? बोलता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज करता, यानी खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज। चलिए बताइएगा, ए में ल्यूवेनहॉक, बी में स्वान या फिर हॉफमिस्टर या डी में ब्राउन। न्यूक्लियस का खोज बताइएगा किसने किया था? न्यूक्लियस का खोज। इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है ना। इन्होंने क्या किए थे? जीवित कोशिका की खोज की थी, हम बताए थे जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने? तो ल्यूवेनहॉक। कहाँ? तो तालाब में हुआ था ऐसा खोज। कहाँ हुआ था? तालाब में, ठीक है ना। तालाब में जीवित कोशिका की खोज तालाब में देखा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बोलता है 41 में क्या? कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, किसके द्वारा होती है? ए में केंद्रिका के द्वारा, बी में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा या सी में क्या है? जीव द्रव्य के द्वारा, डी में केंद्रक के द्वारा। किसमें होती, किसके द्वारा होती है? कोशिका में क्रियात्मक अभिक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? चलिए हमारा इसमें ऑप्शनल क्या होगा जल्दी बताइए। 41 का ऑप्शनल, 41 का आंसर यानी तो कौन सा हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, ठीक है ना। केंद्रक के द्वारा जो होती है कोशिका का जितना भी गतिविधि नियंत्रित होती है केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा। इसके द्वारा क्या होता है? कोशिका को मिलता है ऊर्जा। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना। पावर हाउस सबको पता है। ऊर्जा किसके द्वारा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए में आपका हॉफमिस्टर, बी में बाल्डेयर, सी में शूडन या बैगनर, डी में क्या है? बैगनर। चलिए बताइए कौन होगा इसमें? गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हमारा जो आंसर होगा इसमें बी, बाल्डेयर ने। किसने किया था? बाल्डेयर, यानी आंसर है बी। चलिए 42 से क्या हो जाएगा? बी। 43 में क्या बोलता? अंत प्रदर्जालक का खोज किसने किया? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ER, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की खोज किसने की? शूडन, पोर्टर या वाटसन एवं रॉबर्ट्स। तो हम जानते हैं कौन हो जाएगा इसका आंसर? बताइए जल्दी। चलिए बताइए इसमें हमारा आंसर क्या होगा? हम जानते हैं क्या होगा? बी, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी। अब जानते हैं वाटसन एवं ग्रीक ने डीएनए द्विकल्स के अभी परिचय बताए थे। चलिए आगे क्या है? 44 में बोलता है वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित किसमें होता है वास्तविक केंद्र? जीवाणु में या हरे शैवाल या कवक या लाइकेनों में? चलिए बताइएगा जल्दी। 44 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा। हमारा जो इसमें आंसर होगा जीवाणु। किसमें? जीवाणु में। किसमें? जीवाणु में ये केंद्रक उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। आगे क्या है? आगे चलते हैं, 45 बोलता है सर्वाधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? गन्ना में, ए में क्या है? गन्ना, बी में आलू, सी में मनुष्य या फिर क्या? ओफियोग्लोसोस। चलिए बताइए जल्दी। ओफियोग्लोसोस, जल्दी बताइएगा। चलिए सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं बताइए जल्दी। कौन सा ऑप्शन होगा? 45 का ऑप्शन बताइए। 45 का ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? डी। 45 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। कितना इसमें पाया जाता है? तो 1260 से करीब 1460 के बीच, ऐसा ही, ठीक है ना। 1260 से लेके
कितना 1260 से लेके, चलिए जल्दी देखिए, हाँ इसमें 1260 से लेके इसी 1260 से अधिक पाई जाती है, ठीक है ना, प्लस हम मानते हैं। मनुष्य में आप जानते हैं 46, जोड़ा का बात करें तो 23, और इसमें जानते हैं 48 यानी 48, और इसमें क्या आपका 100 से करीब कितना 100 से 130 के करीब, ठीक है ना। चलिए तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा किसमें पाया जा रहा, चलिए ओफियो ग्लासोस में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगमय है, अर्धपारगमय बताना है। ए में कोशिका झिल्ली है, बी में प्लाज्मा झिल्ली है, सी में कोशिका भित्ति है, और डी में केंद्रक है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसमें जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। हमारा कोशिकांग एक अर्धपारगमय है, कौन सा जो अर्धपारगमय है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें 46 का ए, यानी कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगमय है, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर बात करते हैं तब। न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है, उसके अलावा और किस कोशिकांग में अंग पाया जाता है, तो ए में गोल्जी काय, बी में राइबोसोम, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, और डी में क्या है आपका अंतद्रव्य जलिका, अंतद्रव्य जलिका। चलिए बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, कौन सा आंसर होगा, 47 का आंसर बताइए जल्दी, 47 का आंसर बताइए, किसमें पाया जाएगा, तो डीएनए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाई जाती है। चलिए ठीक है ना, आगे चलते हैं, इसके बारे में हम जानते ही हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं गोल्जी काय को, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है, तो यानी लाइसोसोम कहाँ बनता है, लाइसोसोम कहाँ बनता है, तो बताना है। ए में केंद्रक है, बी में क्या है अंतद्रव्य जालिका, सी में गोल्जी का, डी में राइबोसोम, तो किसमें जो आपका केंद्रक ये लाइसोसोम बनता है, चलिए बताइए लाइसोसोम किसमें बनता है, तो हमारा जो आंसर होगा किसमें, गोल्जी काय में, किसमें, गोल्जी काय में राइबोसोम का लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय में होता है, ठीक। हम जानते हैं प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है, तो प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है, तो प्रोटीन का निर्माण आप जानते हैं, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। हम बार बार बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं एक चीज़ को, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ये सब आती है, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं, 39 में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ए में आपका कोशिका भित्ति, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में है प्लाज्मा झिल्ली, और डी में है राइबोसोम। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर, चलिए जल्दी इसका आंसर बताइए, 39 का आंसर किसमें नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इसमें हो जाएगा हमारा प्लाज्मा झिल्ली में नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाई जाती है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाई जाती है। चलिए ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाई जाती है। चलते आगे, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। 50 में क्या क्या है, प्रोकैरियोटिक है, क्या प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, ता लगा दिया। प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र का एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, इसमें अपरिभाषित नाभिकीय क्षेत्र का किस रूप में जाना जाता है। ए में क्या न्यूक्लिक अम्ल, बी में क्या केंद्रकाव, सी में केंद्रिका, डी में केंद्रिकाव, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका आंसर कौन होगा, 50 का आंसर जल्दी बताइए, 50 का आंसर क्या होगा, 50 का आंसर जल्दी बताइए, 50 का आंसर हमारा जो होगा इसमें केंद्रकाव, क्या हो जाएगा, केंद्रकाव, बी केंद्रकाव। आगे चलते 51 में क्या है, बोलते हैं 51 में एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों का निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंग एक भूमिका निभाती है। चलिए बताइए कौन सा भूमिका निभाती है, जो कोशिकांग अपशिष्ट पदार्थों को मतलब कोशिका से बाहर निकालने में मदद करती है। ए में लाइसोसोम, बी में धानी,
सी में गोल्जिकाय और डी में अंतद्रव्य जालिका। तो इसमें क्या होगा, अंतद्रव्य जालिका होगा या फिर गोल्जिकाय या रसधानी या फिर लाइसोसोम। चलिए बताइए जल्दी। 51 का क्या हो जाएगा? 51 का आंसर जल्दी बताइएगा। धानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 51 का? धानी। ठीक है, 51 का क्या हो जाएगा? धानी। यानी रस धानी जो है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक है, बोलता है कोशिका प्रक्रिया निम्नलिखित कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किससे करते हैं? ऊर्जा मुद्रा किससे करेंगे? तो ए में ग्लूकोज, बी में एटीपी, सी में एडीपी या फिर पायरुविक अम्ल से। चलिए बताइए कौन हो जाएगा हमारा? इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा एटीपी। क्या हो जाएगा? एटीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटीपी। आगे चलते हैं। बोलता है 53 में निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति नहीं होती है? मतलब किसकी कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी किस कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? ए में जीवाणु, ठीक, बी में पौधे या फिर कवक या मानव। देखिए जीवाणु में केंद्रक नहीं पाए जाते। जीवाणु में क्या चीज नहीं पाई जाती है? केंद्रक। कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन केंद्रक पाई नहीं जाती है। केंद्रक पाई नहीं जाती है। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं किसके बारे में? तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है? देखिए कोशिका भित्ति इसमें भी पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए कि कोशिका भित्ति पौधे में तो पाई जाती है। ठीक है, और कवक में भी, लेकिन क्या मानव में पाई जाती है? जी नहीं, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो हमारा आंसर जो होगा हमारा डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। ठीक है, आगे चलते हैं। 53 तो क्या 54 में चलते हैं। बोलता है कौन से कोशिकांगों को अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किस कोशिका के, मतलब खुद का उसका डीएनए भी होगा और राइबोसोम हो किसका? तो गोल्जिकाय बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, बी में सूत्रकणिका या लवक का, या फिर लननायक और गोल्जी बॉडी का, या फिर आपका डी जो है रसधानी और लवक का। किसका जो है खुद का क्या होता है? डीएनए ही होता है और राइबोसोम भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। 54 इसका आंसर होगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? डी, रसधानी और लवक। रसधानी और लवक। चलिए आगे चलते हैं। 55 में बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी के बारे में सही नहीं है? ठीक है, रसधानी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बोलता है पादप में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कुल कोशिका के आयतन का 90% से घिरी होती है। ये भी सही है। बोलता है सही नहीं है खोजना है, तो ये तो हमारा सही हो गया। बात करते हैं वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जी हाँ, रसधानी इसमें क्या होती है? बड़ी भी होती है। ठीक है ना? याद रखिए जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती है। फिर अमीबा में, सी में क्या? अमीबा में रसधानी पोषण में भूमिका निभाती है। जी हाँ, इसमें भी क्या पोषण की भूमिका? रसधानी में कौन सा पोषण भूमिका निभाएगी? तो रसधानी जो है अमीबा में पोषण की भूमिका रसधानी ही निभाती है। आपका बात करते हैं डी में जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं पाई जाती है। जी गलत, रसधानी पाई जाती है लेकिन छोटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छोटी पाई जाती है। और जबकि पादप में यानी जंतु में, सॉरी पेड़ पौधा में बड़ी पाई जाती है। लिखा हुआ ना बड़ी केंद्रिका, यानी रसधानी इसकी जो होती है बड़ी होती है। रसधानी क्या होती है? बड़ी होती है, लेकिन जंतु में छोटी होती है। लेकिन इसमें क्या लिखा है? जंतु में नहीं पाई जाती है। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें ये क्या है? सही नहीं है। ऑप्शनल डी। ऑप्शनल क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 में चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 56। ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है एक कोशिकीय लिपिडो और संश्लेषण करने में असमर्थ है और उसका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग क्या है? त्रुटिपूर्ण हो सकता है। बोलता है कोशिका जो है लिपिडो का संश्लेषण, प्रोटीन लिपिड जो भी होता है इसका संश्लेषण करने में क्या असमर्थ है? तो इसमें किसमें? तो इसमें बोला लिपिडो का, प्रोटीन का नहीं बल्कि लिपिडो का। तो बताना ये कौन सा कोशिका अंग उसमें नहीं पाया जा रहा है, यानी त्रुटि हो रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या बी में गोल्जिकाय बॉडी, सी में लाइसोसोम और आपका डी में है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बताइएगा जल्दी। तो हम जानते हैं, देखिए चलिए हम चलते हैं। इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं पहला नंबर तो पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे पावर हाउस। देखिए जो बार बार हम बता रहे हैं उसको याद भी रखना है। ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन ये सब आता है हर बार। ठीक है, तो पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम में पाचक एक एंजाइम पाई जाती है जिसको क्या? हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? याद रखिएगा लाइसोसोम का निर्माण जो होता है आपका कहाँ होता है? तो निर्माण जो होता है इसमें गोल्जिकाय बॉडी में होता है। गोल्जिकाय बॉडी को हम डाकघर भी बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। तो हमारा जो लिपिडों का संश्लेषण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार के होते हैं, ठीक, दो प्रकार के। एक तो होते हैं चिकनी यानी स्मूथ, एक होता है रफ यानी खुरदरी। क्या होता है, खुरदरी, ठीक ने, खुरदरी, ठीक ने। एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ, रफ होता है, एक स्मूथ होता है, ठीक। तो जो खुरदरी और स्मूथ जो होते हैं इसमें क्या, ये लिपिडों का संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। इसमें लिपिडों का संश्लेषण होता है और इसमें हमारा आंसर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिपिडों का संश्लेषण करने में क्या असमर्थ है। तो ये हमारा लास्ट था और जो इसका आंसर होगा, हमारा आंसर इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा, सीधा बात करें 56 का आंसर ए होगा। क्या होगा 56 का आंसर ए। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हम हर एक PYQ का क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे और हम चाहेंगे कि आप क्या करें, इसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा मतलब क्या, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ A B ऑप्शनल के हिसाब से अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलिए।